इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनावी माहौल को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, जनता का रुझान स्पष्ट रूप से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में। एनडीए प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत करेंगे दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग। भाजपा सांसद मनोज तिवारी बोले, मंगल पांडे जी खुद भारत रत्न, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। बंगाल में किया जीत का दावा। अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जताया प्रधानमंत्री का आभार। बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बताया बड़ा कदम। देहरादून में सड़क हादसे में घायल पुलिसकर्मी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल। डॉक्टर से बातचीत कर बेहतर इलाज के दिए निर्देश। परिजनों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनावी माहौल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान स्पष्ट रूप से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। उनके मुताबिक देश भर में एनडीए प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरे देश से नकार दिया है और अब जनता विकास और स्थिर सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक होंगे। देखिए, एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में है और हम देख रहे हैं, चाहे आसाम हो या अन्य क्षेत्रों में जहां पुडुचेरी, जहां चुनाव चल रहा है, हर जगह एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। असम में कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो सीट छोड़ के भाग गए। देखिए, कांग्रेस हमेशा पलायनवादी है, वो जनता को फेस नहीं कर सकती। वो हासिल करना चाहते हैं। जनता ने कांग्रेस को पूरे देश से नकार दिया है। नितिन नवीन जी कह रहे हैं सभी सीटों पे जीतेंगे। हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ पूरी लहर चल रही है आसाम में भारतीय जनता पार्टी। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मंगल पांडे जी भारत रत्न है। मंगल पांडे जी को अगर भारत रत्न ना मिले तो किसे मिले? मंगल पांडे जी भारत रत्न से बेहद ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि पूरा पश्चिम बंगाल ममता दीदी को सत्ता से किनारे कर देगा। इन लोगों ने माँ, माटी, मानुस तीनों को रुला दिया है। ममता दीदी जा रही है, भाजपा आ रही है, वहां अब कानून का राज होगा। देने की बात भी मंगल पांडे क्या कहेंगे, मांग करेंगे आप? मैं तो अच्छा, मेरे सामने तो ये बात नहीं आई, तो थोड़ा मैं लेट हो गया था, मगर ये बहुत वाजिब मांग है। मंगल पांडे तो भारत रत्न है ही, और अगर दयाशंकर भाई इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मंगल पांडे जी को अगर भारत रत्न न मिले तो किसको मिले? तो अगर ये यहाँ की भावना आई है, वैसे तो मैं बताऊं, मंगल पांडे जी भारत रत्न से बहुत ऊपर है। फिर भी सम्मान तो सम्मान होता है। आज के बाद हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। इससे अलग अगर बात की जाए तो आज ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ है और ऐसे दो विषैले सांपों से और कोबरा से बच के रहना चाहिए। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ना ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ, माटी, मानुस तीनों को रुला दिया है। वहां कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के,
अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही है और भाजपा आ रही है और वहां पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है, ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहां प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने के बाद बता रहा हूं। अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं दशकों से अधिकार और भागीदारी के मामले में पीछे रही हैं, लेकिन अब ये बिल उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। रोली सिंह ने कहा कि आधी आबादी को साथ लिए बिना देश का विकास संभव नहीं है और इस बिल से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। महिला आरक्षण बिल हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशानुरूप लाया गया है और इसका हम सभी आधी आबादी मिलकर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी जान रहे थे, दशकों से हम महिलाएं बहुत पीछे चल रहे थे। हम सभी अपने सभी अधिकारों से वंचित थे। हम सभी, कहीं कोई अधिकार नहीं था, कहीं कोई प्रतिभागिता नहीं थी, परंतु उसको ध्यान रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सूत्रधार निश्चित किया कि हम आधी आबादी को छोड़कर कभी भी अपने देश को विकास नहीं कर सकते और इसको ही सूत्रधार बनाकर उन्होंने इस बिल को लाया और हम सभी महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास किया। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय तल से आभार व्यक्त कर रही हूँ और बहुत बहुत इसका स्वागत अभिनंदन है और बहुत हर्ष का विषय है कि अब यह बिल 3 दिवसीय सत्र पे सदनों में रखा जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी राजनैतिक दल, राष्ट्र के सभी राजनैतिक दल मिलकर इस बिल को पास करेंगे और हम आधी आबादी को हमारा अधिकार प्राप्त होगा। और ऐसा करने से हम जो महिलाएं दूसरे पुरुष नेताओं के पास जाते हैं अपने सभी प्रार्थनाओं को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, ऐसा करने से हम महिलाएं आसानी से अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ही अपने जो भी सुविधा जो भी दिक्कतें हैं, समस्या है, उसका समाधान करने के लिए उनके पास जाएंगे और वह सदन पर लेकर जाएंगी। और भारत में इस प्रकार से हमारी जितनी भी महिलाएं और बेटियां अपनी समस्याओं का समाधान कराने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाती थी, क्योंकि वह, हम सब जानते हैं, जब पुरुष के पास जाना होता तो कितना हम महिलाओं के लिए कठिन होता है वहां तक पहुंचना, फिर उस बात को आगे तक लेकर जाना। अब हम सभी महिलाएं अपनी आवाज पूरे राष्ट्र तक पहुंचाएंगी, दिल्ली तक जाएंगे और हमारे जितने भी समस्या हैं उनका निराकरण पूरा धरातल पे होगा। इसके लिए मैं हम सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि मेरा खुद का भी अनुभव रहा है, मेरे जनपद में मैं एक अकेली नेत्री हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर। अगर यह आरक्षण बिल आ जाता है तो हमारे जनपद में और भी महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मुझे भी जो एक एकल महसूस होता है वो भी नहीं होगा और हमारी भी शक्ति और सशक्त होगी। वो कहा ही नहीं जाता है कि एक से भले दो होते हैं, तो ये जब आएगा तो एक से भले दो होंगे, हमारी आवाज भी और ऊंची होगी और सुनी जाएगी। और जैसा कि हमारे प्रदेश में हमारे विधानसभा, लोकसभा की सीटें 80 हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी और जो कि हमारे विधानसभा की सीटें हैं वो 400 कुछ है, वो बढ़कर 600 कुछ हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे हम महिलाओं की जब भागीदारी बढ़ेगी तो जन सेवा में भी एक जन सैलाब आएगा और ये सेवा पूरी तरह से धरातल पे होगी और घर घर की हर लक्ष्मी, हर बेटी को प्राप्त होगी।
तो इसके लिए मैं बहुत हृदय से हर्षित हूँ और इसका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम सभी आधी आबादी की तरफ से, हमारे जनपद की आधी आबादी की तरफ से, हमारे राष्ट्र की आधी आबादी की तरफ से इस बिल का मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं हृदय तल से पुनः बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। रामनगर में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तैयार खड़ी गेहूं की फसल खराब हो गई है, जिससे किसान चिंतित है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने भी सर्वे कराकर नियमानुसार राहत देने का भरोसा दिया है। रामनगर क्षेत्र में हुई बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भरने से गेहूं की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर तो कटाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन बारिश ने पूरी स्थिति बिगाड़ दी। इतना ही नहीं, पिछले महीने आए तेज तूफान से भी फसल और बाग बगीचों को काफी नुकसान हुआ था, जिसका अब तक ना तो सही आकलन हुआ है और ना ही किसानों को कोई मुआवजा मिल पाया है। इसी समस्या को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मालधन कांग्रेस कमेटी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पूरे क्षेत्र में जल्द सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। जो बेसमय की बारिश हो रही है और आंधी तूफानों से बगीचों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की, उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम, लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। जो नगर कांग्रेस कमेटी है उनके माध्यम से एक ज्ञापन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिसमें उन्होंने जो कल से बारिश हो रही है उसमें क्षति की बात की है कि फसलों को क्षति हुई है, तो उसके संबंध में जो आपका मुआवजा है उसकी मांग की है। तो अभी हमने आकलन भी नहीं करवाया है और सभी जो हमारी तहसील है और जो कृषि विभाग है उनसे आकलन करवाएंगे और अगर किसी की क्षति हुई होगी तो उसको नियमानुसार मुआवजा वितरित किया जाएगा। देहरादून में सड़क हादसे में घायल पुलिसकर्मी का हाल जानने खुद एसएसपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर से बातचीत कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए और परिजनों को भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल विकासनगर क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान हुए सड़क हादसे में घायल पुलिसकर्मी का हाल जानने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचे। बताया जा रहा है कि 7-8 अप्रैल की रात हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को एक हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कांस्टेबल लोकेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को पहले लेमन अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें महेंद्र इंद्रेश अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। एसएसपी ने अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत कर उनकी सेहत की जानकारी ली और बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही घायल पुलिसकर्मी और उनके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र से सामने आया एक कंपनी से जुड़ा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। खबर चलाने पर संवाददाता को धमकी देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कंपनी के एचआर से जुड़े एक व्यक्ति पर न सिर्फ खबर हटाने का दबाव बनाने बल्कि जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामला हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र का है, जहां मैक्नोर कंपनी से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि कंपनी के एचआर से जुड़े व्यक्ति तरुण कुमार भदौरिया द्वारा कंपनी में हुए विवाद की खबर चलाने वाले संवाददाता को खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि खबर नहीं हटाई गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं पीड़ित महिला नीतू त्यागी ने इस पूरे मामले को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए श्रम विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित महिला ने मीडिया से बातचीत में अपनी आत्मीयता साझा की और न्याय की मांग की है। अब देखना होगा कि मामले में प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। आज मैं न्याय के लिए यहाँ पे आई हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में चोरी, मेरे मैक्नोर कंपनी में काम करती थी, मेरे पे चोरी का विलिम लगाया, उन्होंने झूठा विलिम लगाया है। कौन सी कंपनी था? मैक्नोर, रोशनाबाद में थाने के पास। क्या कंपनी के बेस पे थे या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट थे? इस पास। क्या गार्ड है? हाँ जी। जो कॉन्ट्रैक्टर उनका क्या नाम है? इस पास सिक्योरिटी थी। उनके एमडी का क्या नाम है? सैनी सर बोलते हैं उनको। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं तो न्याय चाह रही हूँ। मेरे पास झूठा आरोप लगा है, हटना चाहिए, मेरे को ड्यूटी मिलनी चाहिए। तो क्या कंपनी से कोई आश्वासन भी दिया गया आपको? आश्वासन मेरे को भी दिया था, 1 महीने बाद कंपनी लगा लेंगे, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। मेरे को 1 अप्रैल में कंपनी लगाया, 5-6 तारीख में मैंने आई थी न्याय के लिए यहाँ पे, और फिर मेरा भी कोई नहीं। अभी मैं कंपनी से आ रही हूँ डायरेक्टली।
कंपनी में मेरे को पैसों के लिए बोला जितने पैसे चाहिए मैं पैसे दूंगा, तो मैं कहीं कि तुम्हें कहीं और ड्यूटी कर लो, यहाँ नहीं मिलेगी। यानी कुल मिला के जो है कंपनी के कौन सा व्यक्ति है जो आपको पैसे से मुंह भरना चाह रहा है? के अग्रवाल फैक्ट्री मैनेजर। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसे ले लो जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है और हम तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब लगवा देंगे, तुम्हारी जितनी सैलरी यहाँ थी उतनी सैलरी कहीं और दिला देंगे, और जितना नुकसान हुआ पैसा ले लो मेरे से। तो आप जो है सर्वयुक्त जो अधिकारी से मिले, अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को कंपनी में जाने नहीं दिया गेट पे। अच्छा, अधिकारी ने आपको क्या आदेश दिया? मेरे को कंपनी का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अधिकारी द्वारा किया गया कि कंपनी का नोटिस जारी किया जाएगा। यस। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पूरी रात शहर में सघन चेकिंग की जा रही है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत पूरे जनपद में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है, जो हर वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर पुलिस शहर के संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। देर रात तक घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें थाने लाया जा रहा है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। इसका उद्देश्य अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। देहरादून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान हरियाणा का एक अंतरराज्यीय वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने भागते समय पुलिस पर फायरिंग भी की। दरअसल जंगलात बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन मोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्रसारित की और वाहन का पीछा किया। भागने के दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पिलर से टकरा गई, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार और असली नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पे ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, इसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पर भी हमारी काफ़ी प्रगति है। ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं। करीब 1000 से ऊपर चालान इस पर किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। और साथ में जो हमारे प्राइवेट पीजी कॉलेजेस हैं उसमें, और जो होटल, पब और ढाबे जिस पर हम लोग का विशेष इस पर फोकस था, उनको भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरों से कवरेज करने की जो हमारी कवायद थी वो काफ़ी हद तक उसमें भी सफलता मिली है। करीब 50 से ऊपर जो हमारे पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो उनका जो डायरेक्ट एक्सेस है हम लोगों के द्वारा लिया गया है। इसी तरीके से जो प्राइवेट पीजीज़ हैं, जो बड़े पीजी हैं, उन पे भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं ये आशा करता हूँ कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसके जो परिणाम हैं वो आपको उससे भी अवगत कराते रहेंगे। निश्चित तौर पर देहरादून जनपद में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो सुबह की जो हमारी पेट्रोलिंग है, जिसमें गौरा पुलिसिंग के साथ साथ जो महिला चीता पुलिसिंग है या अन्य सीपीयू के माध्यम से, उसको भी हम लोगों को स्ट्रेंथन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक जो माहौल है जो जनपद देहरादून में जो सुरक्षा के माहौल को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। हरिद्वार नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर शहर में कई अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत शंकर आश्रम से हुई, जहां 5 अवैध ठेलियों को नष्ट किया गया और 6 ठेलियों को जब्त किया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी नगर निगम की टीम ने जेसीबी के जरिए 20 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए। ये कब्जे नाली और सार्वजनिक सड़कों पर किए गए थे। इस दौरान उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी समेत नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम ने साफ किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।